everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class today we will proceed with the topic of elements of delegation. तो क्लास डेलीगेशन का इंट्रोडक्शन और डेलीगेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं. अगर किसी ने भी वो मिस कर दिया है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर जाके देखिए, डेलीगेशन के कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद ये समझ पाओगे डेलीगेशन के एलिमेंट्स को. ठीक है, तो क्लास डेलीगेशन जो है उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. एलिमेंट्स का यहाँ पे क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूएंट. आप समझ सकते हो कि डेलीगेशन के ये 3 एस्पेक्ट्स हैं. इन तीनों चीजों का, इन तीनों टर्म्स का डेलीगेशन कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इंट्रोडक्शन में हम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के बारे में समझ चुके हैं. तो जिन भी बच्चों ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अच्छे से समझी है, अच्छे से वीडियो लेक्चर अटेंड करा है, तो उन्हें एलिमेंट्स का जो टॉपिक है वो बहुत इजी लगने वाला है, क्योंकि एक तरह से इसकी ब्रीफिंग जो है वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कर चुके हो. तो क्लास वी विल स्टडी these 3 elements of delegation one by one in complete detail. So let's proceed with the element of authority. Yes class, now let's discuss about the first element of delegation, that is authority. वैसे तो आप अथॉरिटी के साथ ऑलरेडी फैमिलियर होंगे, क्योंकि हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब चैप्टर किया तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी किए थे, तो उसमें हमने अथॉरिटी को भी डिटेल में स्टडी करा था एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी स्टडी करा था. एंड हमने ये भी पढ़ा था कि अथॉरिटी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वो चीजें जो आपने वहां सीखी हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल है. ये वही अथॉरिटी है जो हमने वहां पढ़ी थी, वही अथॉरिटी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. तो हम पहले क्लास वो कुछ लाइंस डिस्कस कर लेते हैं जो आपको एनसीईआरटी में मेंशन है, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, और वो लाइंस जो आपको अपनी आंसर शीट में जरूर मेंशन करनी है, सो दैट द एग्जामिनर गिव्स यू फुल मार्क्स इन द एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो वो लाइंस क्या है क्लास? सबसे पहले तो आप अथॉरिटी की डेफिनेशन दोगे. अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक डिसीजन. अथॉरिटी का मतलब ही क्या है? मेरी अगर स्टूडेंट्स पे अथॉरिटी है, दैट मीन्स कि मेरे पास राइट है टू गिव ऑर्डर्स. मैं उन्हें टेस्ट का ऑर्डर दे सकती हूँ, मैं उन्हें होमवर्क का ऑर्डर दे सकती हूँ, मैं किसी स्टूडेंट को क्लास से बाहर जाने का ऑर्डर दे सकती हूँ. तो मतलब ऑर्डर मतलब आई हैव द राइट, मेरे पास राइट है टू गिव ऑर्डर्स एंड टू टेक डिसीजंस. ये मेरे पास राइट है. तो अथॉरिटी की सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स. जो एक सुपीरियर होता है कंपनी में, जो बॉस होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है. दैट मीन्स उसके पास राइट होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सके. एंड इन रिटर्न सबऑर्डिनेट की ड्यूटी बनती है कि वो उस काम को कंप्लीट करे. ड्यूटी पे हम बाद में आएंगे जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे. अभी आपको इतना समझना अथॉरिटी का मतलब क्या है, राइट टू गिव ऑर्डर्स. The concept of authority, class very important है, ध्यान से समझो, क्योंकि जो authority का concept है ये derive कहाँ से हो रहा है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है. The concept of authority arises from the established scalar chain. It originates by virtue of individual's position. Yes class, scalar chain आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि different levels होते हैं कंपनी. ठीक है, तो आपकी क्या पोजीशन है कंपनी में, आपका क्या लेवल है कंपनी में, उस पर डिटरमाइन होगी आपकी अथॉरिटी. जैसे सिंपल सी बात करते हैं, हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल. ठीक है, तो क्लास हाईएस्ट अथॉरिटी किसके पास होती है? टॉप लेवल के पास. उससे कम मिडिल, लो लेवल यानी ऑपरेशनल लेवल के पास और कम अथॉरिटी. तो आपने क्या चीज सीखी कि जो अथॉरिटी है वो हाईएस्ट होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, और जैसे जैसे नीचे जाते जाते हो तो अथॉरिटी भी रिड्यूस होती रहती है. टॉप लेवल के पास हाईएस्ट अथॉरिटी है, मिडिल पे आए तो अथॉरिटी कम हो गई, आप ऑपरेशनल पे आए तो अथॉरिटी और कम हो गई. तो अथॉरिटी धीरे धीरे क्या होती रहती है? कम होती रहती है. क्लास अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने इसे हाईलाइट भी किया है. अथॉरिटी जो है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है. दैट इज superior has authority over the subordinate. जैसे सपोज करो ABC एक स्केलर चेन है. मैं यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी इस एग्जांपल से, ध्यान से देखना. इस एग्जांपल पे फोकस करो. ABC एक स्केलर चेन मैंने बनाई यहाँ पे, यानी A जो है उसकी पोजीशन सबसे ऊपर है, देन A का जो सबऑर्डिनेट है B, और B का सबऑर्डिनेट C है. तो क्लास आप देख सकते हो इस स्केलर चेन से आप जो इंडिविजुअल की पोजीशन है, ABC की पोजीशन के अकॉर्डिंग आप बड़े आसानी से उनकी अथॉरिटी डिटरमाइन कर सकते हो. आप क्लियरली कंक्लूड कर सकते हो कि जो A की अथॉरिटी है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो उसकी पोजीशन है अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन वो सबसे ऊपर है. B जो है, B की जो अथॉरिटी है वो C के ऊपर है, A के ऊपर नहीं है, क्योंकि B जो है वो A का क्या है? सबऑर्डिनेट. लेकिन C के जो B है वो C का सुपीरियर है.
तो बी जो है वो बॉस है सी का, उसके पास राइट है सी को ऑर्डर देने का, यानी जो बी है उसकी अथॉरिटी किसके ऊपर है, सी के ऊपर। तो वही क्लास यहाँ पे मैं बात बता रही थी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी है वो एस्टैब्लिश स्केलर चेन से अराइज होता है, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स बाय वर्च्यू ऑफ इंडिविजुअल पोजीशन। आपकी पोजीशन क्या है कंपनी में, आपकी पोस्ट क्या है कंपनी में, उससे डिटरमाइन होती है आपकी अथॉरिटी। मैं पीजीटी कॉमर्स में, पीजीटी बिजनेस स्टडीज हूँ स्कूल में, तो मेरी अथॉरिटी लिमिटेड है, मेरी अथॉरिटी स्टूडेंट्स के ऊपर है। मेरे से ऊपर एचओडी है, तो एचओडी की जो अथॉरिटी है वो मेरे से भी ऊपर है, ठीक है। एचओडी जो मुझे भी ऑर्डर दे सकता है। एचओडी के ऊपर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की अथॉरिटी सबसे ज्यादा है। तो आपकी क्या पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी क्या पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, उससे आपकी अथॉरिटी जो है ओरिजिनेट होती है। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये हमने अभी डिस्कस करा कि जो सुपीरियर है उसकी अथॉरिटी किसके ऊपर होती है, सबऑर्डिनेट के ऊपर, यानी सुपीरियर जो है वो किसको ऑर्डर दे सकता है, सबऑर्डिनेट को। और क्लास ये जो कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में स्टडी किया था कि अथॉरिटी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ जब हम चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग में ये चीज पढ़ रहे हैं तो हम सिंपल से एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं, एक हम पॉइंट पढ़ रहे हैं कि अथॉरिटी जो है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। अगर आप किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आपको उसको उसकी मैचिंग की अथॉरिटी देनी होगी, सिंपल। क्यों देनी होगी, अगर ऐसा ना किया जाए तो क्या होगा, ये सब डिटेल में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इस पॉइंट में डाउट है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल क्यों होनी चाहिए, नहीं होगा तो क्या होगा, तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो लेक्चर में जाके जो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे एक बार जरूर समझें तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है क्लास। तो ये पॉइंट तो आप एग्जाम में जरूर मेंशन करोगे कि अथॉरिटी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके क्लास। तो ये था अथॉरिटी के सिंपल से पॉइंट्स, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने जरूर है अपनी आंसर शीट में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट एलिमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास जब हमने ये पढ़ा कि अथॉरिटी का मतलब है कि सुपीरियर के पास राइट है, पूरा हक है टू गिव ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट, कि वो सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सके, कि उसे कोई टास्क असाइन कर सके। तो सबऑर्डिनेट की वहां पे क्या बन जाती है, ड्यूटी, एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि उसे जो काम उसके सुपीरियर ने दिया है उसे वो काम कंप्लीट करके सुपीरियर को रिपोर्ट करना। ध्यान से सुनो, मार्क माय वर्ड्स, कि सबऑर्डिनेट की ड्यूटी एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि उसे जो काम असाइन किया है सुपीरियर ने, उसे वो काम कंप्लीट करके और उसे वो काम सबमिट करना है सुपीरियर को। तो वहीं से डेफिनेशन बनती है क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मींस ड्यूटी, responsibility is the obligation or we can say duty of a subordinate to properly perform the assigned duty। उसे जो भी काम दिया है उसे वो काम properly perform करना, वो काम करके अपने superior को report करना। It arises from class, ये 1 marks के point of view से, objective type point of view से बहुत important ये चीजें जो मैं यहाँ पे छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर रही हूँ। क्लास 1 मार्कर जो क्वेश्चन है ना, उनके लिए आपको बहुत डीपली कॉन्सेप्ट को समझना होगा और बहुत डीपली आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस को स्टडी करना होगा। वो लाइंस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे मैंने अभी बोला कि इट अराइजेस फ्रॉम, क्वेश्चन आ सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्लैंक एंड यू वुड बी गिवन 4 ऑप्शंस, लेकिन अगर आपको आंसर पता है तो ऑप्शन कोई भी हो, डजंट मैटर। तो क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से अराइज होती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। कैसे, एग्जाम्पल देखो, ए सुपीरियर है, बी सबऑर्डिनेट है, तो ए के पास पूरा राइट है कि वो बी को कोई भी काम दे सकता है, कोई भी ड्यूटी दे सकता है। तो वहां पे बी की जो है क्लास ड्यूटी बनती है, ऑब्लिगेशन बनती है कि उसे ए ने जो असाइन किया है काम, उसे वो प्रॉपर्ली करके ए को सबमिट करना है। तो क्लास यहीं पे बात है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट एक रिलेशनशिप है, यहाँ से अथॉरिटी अराइज होती है। मैं बार बार इस वर्ड को बोल रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज the subordinate is bound to perform the duty assigned to him by his superior। subordinate is bound to perform, subordinate bound है, उसे काम करना ही करना है जो उसे superior ने assign किया। responsibility flows upwards, कैसे upward जाती है क्लास, क्योंकि ये जो subordinate है इसको ड्यूटी जो भी मिले, जो भी काम मिला, इसे ये कंप्लीट करके अपने superior को रिपोर्ट करना है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कैसे फ्लो करती है, अपवर्ड। दैट इज अ सबऑर्डिनेट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल
to his superior. Is that clear, class? Yes class, now let's discuss the third element, accountability. Class, accountability को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था अपने जो इंट्रोडक्शन लेक्चर में. अगर किसी ने मिस कर दिया इंट्रोडक्शन लेक्चर, तभी मैं बार बार कहती हूँ उसको जाके जरूर देखो. क्लास, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर बीइंग आंसरेबल. आंसरेबल मींस जवाब देना. आपको जो भी काम असाइन किया गया है, अगर सपोज करो मैं आपको होमवर्क असाइन करती हूँ एंड आप वो होमवर्क नहीं करते या गलत करते हो, तो यू आर आंसरेबल टू मी. मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपको मुझे जवाब देना होगा कि आपने ये होमवर्क क्यों नहीं किया. तो क्लास, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ही होता है बीइंग आंसरेबल. आप जो भी काम आपको दिया गया है उसका जवाबदेही आप ही करोगे. आप आंसरेबल हो उसकी गुड और बैड आउटकम के लिए. ठीक है, अगर वो काम आपसे गलत होता है तो ऑब्वियसली आप पे ब्लेम जाएगा. यू हैव टू आंसर. तो अकाउंटेबिलिटी का सिंपल मतलब है बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम. क्लास, अकाउंटेबिलिटी आल्सो फ्लोज अपवर्ड्स. अपवर्ड का मतलब क्या है? सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू द सुपीरियर फॉर द सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस. और ये लाइन आपको अपने एग्जाम में जरूर लिखनी है कि जो सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट हमेशा अकाउंटेबल होता है, आंसरेबल होता है किसको? सुपीरियर. फॉर द सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ वर्क. जैसे अगर परचेज मैनेजर ने कोई काम असिस्टेंट परचेज मैनेजर को दिया है, तो असिस्टेंट परचेज मैनेजर इज अकाउंटेबल, इज आंसरेबल टू द परचेज मैनेजर. समझ रहे हो? क्योंकि जो असिस्टेंट परचेज मैनेजर है वो परचेज मैनेजर का सबऑर्डिनेट है, तो ये असिस्टेंट परचेज मैनेजर आंसरेबल है. अगर काम गलत होता है, जैसा भी होता है, तो ये आंसरेबल है टू द परचेज मैनेजर. तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है, इट फ्लोज अपवर्ड. ये ऊपर की तरफ फ्लो करती है जैसे अथॉरिटी फ्लो करती है. क्लास, लेकिन एक चीज जो मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी, वो क्या थी कि अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल. अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती. जैसे फॉर एग्जांपल परचेज मैनेजर ने, सपोज करो परचेज मैनेजर के पास बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा काम है, तो उसने जो रूटीन जॉब है, जो इजी जॉब है, वो उसने असिस्टेंट परचेज मैनेजर को डेलीगेट कर दी. समझ लो कि भाई सपोज करो परचेज मैनेजर के पास बहुत सारा काम है, बहुत बर्डन है, तो उसने क्या करा, जो रूटीन जॉब थी या जो रूटीन टास्क थे वो उसने असिस्टेंट परचेज मैनेजर को दे दिए. तो यहाँ पे उसने क्या करा, असिस्टेंट परचेज मैनेजर को अपना काम डेलीगेट करा, अथॉरिटी डेलीगेट करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करी, उसको थोड़ी जिम्मेदारी दे दी. अपना जो थोड़ा सा काम था वो परचेज मैनेजर ने किसको दे दिया? असिस्टेंट परचेज मैनेजर. अब देखो क्लास, अब असिस्टेंट परचेज मैनेजर ने वो काम आगे किसको दे दिया? एम्प्लॉय को दे दिया कि तुम करो ये काम, और एम्प्लॉय से वो काम गलत हो गया. ध्यान से सुनो, परचेज मैनेजर ने असिस्टेंट परचेज मैनेजर को दिया, असिस्टेंट परचेज मैनेजर ने आगे एम्प्लॉय को पास ऑन कर दिया कि भाई तुम करो ये काम, और एम्प्लॉय ने वो काम गलत कर दिया. तो हु विल बी आंसरेबल टू द परचेज मैनेजर? तो परचेज मैनेजर के लिए जो आंसरेबल है वो कौन होगा? असिस्टेंट परचेज मैनेजर. एम्प्लॉय आंसरेबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि परचेज मैनेजर ने काम किसको दिया था? असिस्टेंट परचेज मैनेजर को. ठीक है, तो क्लास यही बात यहाँ बताई जा रही है कि जो अकाउंटेबिलिटी वो डेलीगेट नहीं हो सकती. भाई परचेज मैनेजर ने अपना काम असिस्टेंट परचेज मैनेजर को डेलीगेट कर दिया, असिस्टेंट परचेज मैनेजर ने एम्प्लॉय को काम डेलीगेट कर दिया, भाई आगे पास ऑन कर दिया कि तुम ये काम करो. लेकिन अगर एम्प्लॉय से वो काम गलत हो गया तो एम्प्लॉय आंसरेबल नहीं है. परचेज मैनेजर किसी को पकड़ेगा तो वो किसे पकड़ेगा? वो असिस्टेंट परचेज मैनेजर को ही पकड़ेगा कि तुमने काम क्यों गलत किया, मैंने तो तुम्हें दिया था ये काम. समझ रहे? तो आंसरेबल तब भी कौन होगा? असिस्टेंट परचेज मैनेजर ही आंसरेबल होगा टू द परचेज मैनेजर. तो यहाँ पे ये पॉइंट बनता है क्लास की जो अकाउंटेबिलिटी है, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल. ठीक है, तो क्लास ये वैसे पॉइंट हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. मैं बार बार बोल रही हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर जरूर देखो, आपको पूरा डेलीगेशन का टॉपिक और उसके बाद एलिमेंट्स तो आपको बहुत मतलब कहते हैं क्विकली समझ आ जाएगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम सब डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो आई होप क्लास आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, आप सबको क्लियर है. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स.